नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। जोशीमठ आपदा पर शासन की तरफ से जांच के काम शुरू कर दिए जा चुके हैं और जिसमें कई विभागों की टीमें अपने स्तर पर जोशीमठ आपदा की जांच कर रही हैं। आपदा प्रबंधन के सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा है कि जोशीमठ में आ रही दरारों के पैटर्न का अध्ययन किया जा रहा, जिसमें आपदा प्रभावित क्षेत्र मनोहर बाग में सबसे ज्यादा दरारों के पैटर्न में एक समानता देखने को मिल रही है, जबकि मठ की तरह जो दरारें आई हैं, इन दरारों में समानता देखने को नहीं मिल रही है। जोशीमठ में आई आपदा के 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी प्रभावित लोगों को अभी तक स्थायी विस्थापन नहीं मिल पाया है और जिसको लेकर उनमें भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रभावित परिवार सरकार और प्रशासन से स्थायी विस्थापन की मांग कर रहे हैं और इसी कड़ी में रविवार देर रात आक्रोशित परिवारों ने सरकार और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर पूरी रात अपने घर के छत पर बिठाई और अपना आक्रोश जताया। हमारे मकानों में मौलाजपुर में लो हमको वो तो 1-1 लाख मिल गया, वो भी नहीं मिला, मुआवजा भी नहीं मिला आपको, 1 लाख भी नहीं मिला। कहाँ घर है अभी आपका? कोई नहीं सुन रहा। 2 तरह छोटे छोटे बच्चे लेके हम रोड पे घूम रहे और कोई हमारी मांगे नहीं सुन रहा। हम क्या बोल रहे और हम 2 तारीख से ऐसे बेघर हो रखे, इतने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आ रखे हम, और नाम हमारा कहीं लिस्ट में हमारा नाम आ ही नहीं रहा, जो हम 2 तारीख से ऐसे बेघर हो रखे। जोशीमठ में हो रहा भूधसाव लगातार बढ़ रहा है और जिससे मकानों में लगातार दरार बढ़ रही है। लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हैं, तो वहीं नेता भी लगातार दौरा कर रहे हैं। सोमवार को राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने जोशीमठ आपदा ग्रसित क्षेत्र का निरीक्षण किया और लोगों का हाल जाना। राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने उत्तराखंड सरकार पर जोशीमठ में आपदा ग्रसित लोगों पर अनदेखी का आरोप भी लगाया। साल से जोशीमठ फंस रहा था। रेणी की आपदा के बाद क्रैक आने लगे थे और अभी दिसंबर से ये एकदम द्रुत गति से बढ़ा था। घटनाक्रम के आने के बाद भी हफ्ता 10 दिन हो गया, उसके बाद भी कोई व्यवसाय विस्थापन की पुनर्वास की बड़ी नीति तो बहुत दूर। अभी के लोगों को आपने नोटिस दिया है, आज के शाम तक सारे घरों को खाली कर देना है। वो किन घरों में जाएंगे, क्या व्यवस्था करके लोग अपने घरों में जा रहे हैं और दर्द तो हो रहा है। कहीं कहीं जो उन्होंने मुआवजा राशि दी, एक किराएदार का सब, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। सरकार कह रही कि किसी की दस्तखत कर लाओ, मैं किसके पास जाऊँ दस्तखत कर। तो राज्य की सरकार को सबसे पहले तो ये शिफ्टिंग से पहले जोशीमठ के लोग कहाँ शिफ्ट होंगे उनकी व्यवस्था करें। और जो बताया गया, मैं खुद देखने जाऊँगा कि जिन होटलों में, जिन धर्मशालाओं में अमानवीय ढंग से रखा गया, ये तो भारतीय संस्कृति का आदर नहीं हो सकता है। इसलिए जवाहरलाल जी के साथ गांधी जी से भी, मोदी जी से भी आप कहते हैं जोशीमठ के प्रति हमारा लगाव है, हमारे आध्यात्मिक संस्कृति का केंद्र है। वहाँ के लोगों को इस तरह से खुले आसमान में और वो भी जाड़ों के दिन में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा निकट भविष्य में कराई जाने वाली भर्ती परीक्षाओं को लेकर प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थी परेशान नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनोज चौहान ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थियों के द्वारा कुछ शंकाएं उनके सामने व्यक्त की गई थी, जिसमें परीक्षा को पारदर्शी कराने की मांग लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं और उनकी इस मांग को लेकर जल्द ही उनके द्वारा मुख्यमंत्री से बातचीत की जाएगी और परीक्षार्थियों की जो शंका है उन शंकाओं को दूर करने का काम भी किया जाएगा। आपको बता दें कि यूके SSC की तरह ही पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में भी पेपर आउट हुआ था और जिसको अब जांच चल रही है, लेकिन यूके SSC के बाद राज्य लोक सेवा आयोग में भी पेपर लीक होने के बाद अब प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी पारदर्शी परीक्षाएं कराने को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं। कि जो अभी एग्जाम होने वाले हैं उसके संदर्भ में उनको कुछ शंकाएं थी, उन शंकाओं के संदर्भ में उन्होंने मेरे से बात की और इनका निवेदन यह है कि जो उनके एग्जाम है उस एग्जाम की तिथि को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से जो मामला सामने आया है पेपर लीक का, उनको उस पर भी कुछ संदेह है, तो इसलिए उसकी जांच करा ली जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री से इनको मिलाकर इनकी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा।
प्रतियोगी परीक्षार्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात की है और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जा रही उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा समेत बाकी परीक्षाओं में धांधली की आशंका के चलते सभी परीक्षाओं को स्थगित किया जाने की अनुरोध किया है। परीक्षार्थियों ने मंत्री जोशी को अवगत कराया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा हरिद्वार की तरफ से 28 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक पीसीएस मुख्य परीक्षा आयोजित की जा रही है। और यूके SSC के बाद लोक सेवा आयोग में हुए पेपर लीक मामले पर एक बार फिर राजनीति गरमाने लगी है। जहां सरकार ने मामले की जांच एसटीएफ से हटाकर एसआईटी को सौंप दी है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस के नेता अब सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह बयान आज के परिवेश में बिल्कुल सटीक बैठता है, लेकिन यह तंज उन्होंने किस पर कसा है, इस बात का खुलासा तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ही कर सकते हैं। कहा कि धमक और हनक की जरूरत है। सरकार इकबाल से चलती है और उसकी जरूरत है। उसका चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे असामाजिक तत्व हो, उन सब के मन में एक भय होना चाहिए और जो अच्छे लोग हैं उनको ये लगना चाहिए कि सरकार हमारे साथ। हम भी कह सकते हैं कि जिससे पेपर लीक हुआ उससे नैतिकता के आधार पर निश्चित रूप से अपनी गलती को सरकार को स्वीकार करना चाहिए। हम भी कह सकते हैं। पेपर लीक मामले पर बोलते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि जिस प्रकार वर्तमान में पटवारी लेखपाल पेपर प्रकरण सामने आया है, उस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फौरन संज्ञान लिया और इस प्रकरण के सभी दोषी आज जेल में हैं। इसके साथ ही पिछली कैबिनेट में यह भी निर्णय लिया गया है कि आगामी कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर सभी की सहमति से नकल को लेकर एक सख्त कानून बनाया जाएगा, जिससे कि नकल करने और कराने वाला ऐसा कार्य करने से पहले एक बार सोचेगा जरूर। देखिए, आप जानिए कि नकल का जो एक प्रकरण फिर एक सामने हमारे आया, जितना तेज़ी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर निर्णय लिया और जो दोषी हैं वो जेल में हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। और 13 जनवरी को जिस प्रकार से हमारे यहाँ बैठक थी कैबिनेट की, और उस बैठक में हम लोग जोशीमठ के प्रकरण पे हम लोग बातचीत कर रहे थे। एक मात्र, हालांकि 16 बिंदु थे, लेकिन हमने उस पर चर्चा न करके जोशीमठ के विषय पे चर्चा की, लेकिन जो नकल के विषय पे भी चर्चा करनी, उस पर भी एक फौरी तौर पे निर्णय लिया गया कि आने वाली कैबिनेट में हम लोग उसके बहुत सख्त एक खाका सामने ला रहे हैं, कैबिनेट में प्रस्तुत होगा और माननीय कैबिनेट जब इसमें पास करेगी तो उम्मीद कर रहा हूँ कि एक सख्त कानून हमारे सामने होगा। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे नकल करने और कराने वाला इसमें सोच करना तो छोड़िए, सोच भी नहीं पाएगा, इतना सख्त कानून हमारी प्रदेश सरकार लाने वाली। बीजेपी प्रदेश में निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और इस दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी मजबूती से चुनाव लड़ने के प्रयास में है। लेकिन इन तमाम तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी अपने एक खास एजेंडे के तहत निकाय चुनाव को फोकस कर रही है। हम अपना मुकाबला इनसे किसी से इसलिए नहीं मानते कि जो सत्ताधारी दल है वो जिस तरह से नकारात्मक सोच के साथ उत्तराखंड में काम कर रहा है, तो लोग उसको देख समझ रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, जिस तरह से आपदा प्रबंधन का काम ठीक से नहीं कर पाए, तो ऐसे में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना है। रहा कांग्रेस का सवाल, तो कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाने में के बजाय वो मित्र विपक्ष की भूमिका में है और वो भाजपा के साथ मित्रता और आपस में झगड़े करके वो अपने आप रेस से बाहर हो गई। तो ऐसे में मुकाबला जो थोड़ा बहुत होगा वो भाजपा के साथ होगा, लेकिन हम नगर निकाय चुनाव में मजबूत उपस्थिति दर्ज करा करके 2027 के लिए बेहतर संदेश देने का काम करें। आगामी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत ही गंभीर है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी सभी जिला अध्यक्षों और नगर अध्यक्षों के साथ बैठक करके आवश्यक दिशा निर्देश दे चुके हैं और बूथ स्तर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का कार्य चल रहा है। संगठन को नए रूप से चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। अब नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव को लेकर अगर कोई पार्टी ये कहती है कि उसने दिल्ली में जो प्रदर्शन किया है
तो वो उत्तराखंड में भी दोहराएगी। तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के जैसे हैं। विधानसभा चुनाव में भी इसी प्रकार के दावे कई दलों के द्वारा किए गए, लेकिन वो यहाँ पर अपनी जमानतें तक नहीं बचा पाए, वो अपना खाता तक नहीं खोल पाए। फिर नगर निगम और नगर पालिका चुनाव को लेकर ये बड़बोलापन ही दिखाई देता है। देखिए, आम आदमी क्या कहती है, क्या करती है, वो तो सब क्योंकि पूरी जनता जानती ही है। उत्तराखंड ने तो उनके सिरे से उनको नकार दिया। उनके जो खुद उनके जो मुख्यमंत्री का, जिनको उन्होंने जो दावा करे थे कि ये हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने खुद उस दल को त्याग करके वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। तो आम जो पार्टी है, इसका यहाँ पे कोई भी अस्तित्व मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे है, क्योंकि इनको अच्छी तरह से हम समझते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में जो ये कहते थे कि हमारी पार्टी जो है भ्रष्टाचार मुक्त रहेगी, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी अगर पाए गए हैं तो इन्हीं के दल में पाए गए हैं। जहाँ ये कहते थे कि हम 1 रुपया में हम काम करेंगे, आप देखेंगे तो इनके विधायकों के अगर वेतनमान देखेंगे तो आपको लगेगा कि सबसे ज़्यादा वेतनमान इनके विधायक लेते हैं। तो आम जो ये पार्टी है, ये कुछ आने वाले समय में इनका कोई उत्तराखंड में कोई अस्तित्व नहीं है। मनुस्यारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन होने के बाद भी बीते लंबे समय से लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही। आपको बता दें कि विकासखंड मनुस्यारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन होने के बाद भी मुनस्यारी के लोगों को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मुनस्यारी से 129 किलोमीटर की दूरी तय कर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। यहाँ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ना होने की वजह से अल्ट्रासाउंड मशीन रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ना होने की वजह से अल्ट्रासाउंड मशीन की सुविधा अभी यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रही है। जैसे ही रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर यहाँ अगर नियुक्त होते हैं कोई भी, तो वो दोबारा से संचालित होगी। यहाँ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ना होने की वजह से अल्ट्रासाउंड मशीन की सुविधा अभी यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रही है। जैसे ही रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर यहाँ अगर नियुक्त होते हैं कोई भी, तो वो दोबारा से संचालित होगी। देहरादून स्थित पुलिस लाइन में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य में संचालित महिला थानों की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता के संबंध में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई जिनमें महिला सशक्तिकरण में बढ़ावा देखने को मिल सकता है। पुलिस लाइन्स देहरादून में हुआ है, जहां हमने बात की है महिला हेल्प डेस्क की और थानों की, और वो किस तरह से और सशक्त तरीके से हमारी जो बहनें हैं उनकी मदद कर सकते हैं। तो आज काफ़ी लोगों ने यहाँ पर चर्चा की और मुझे बहुत खुशी है कि हम दोनों पहलुओं को सुन रहे हैं। एक पहलू जहाँ आम जनता को किस तरह की दिक्कत होती है और दूसरी तरफ से थानों में किस तरह का की महिला थाना और महिला हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली कैसी है और कैसी होनी चाहिए। क्या महिला थानों की आवश्यकता 13 जिलों में है या नहीं है, या उनको या महिला डेस्क को या थानों में उसे और मजबूती से कैसे लाया जाए और आम महिला की समस्या कैसे आसानी से सुनी जाए, उनकी जो एप्लीकेशन है कैसे ली जाए, उनके वो अगर दर दर न भटकें, वो थाने में आए तो थाने में उनकी बात। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। क्लिनिक संग बदल रहा पंजाब, मुफ्त दवाई मुफ्त इलाज निखर रहा पंजाब। आम आदमी क्लिनिक संग बदल रहा पंजाब, मुफ्त दवाई मुफ्त इलाज निखर रहा पंजाब। तंदुरुस्त हो सारे और कोई ना हो बीमार, सबका इलाज होगा कोई ना रहे बेइलाज। दो कदम दुनिया से आगे पंजाब ने झंडे गाड़े, दो कदम दुनिया से आगे पंजाब ने झंडे गाड़े। बढ़ा हुआ
सेहतमंद पंजाब का सपना साकार हो रहा है। हमने 15 अगस्त को 100 आम आदमी क्लिनिक लोगों के समर्पित किए थे, जिसका लोगों ने बहुत जोरदार स्वागत किया और लोग इस सेहत सेवा का बहुत फायदा ले रहे हैं। 7.5 लाख से ज्यादा मरीज जो हैं वो यहां से दवाई लेके ठीक हो चुके हैं, ओपीडी का फायदा ले चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा टेस्ट जो कि बिल्कुल मुफ्त हैं, फ्री हैं, वो यहां हो चुके हैं इन क्लिनिकों में। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 27 जनवरी को 500 और मोहल्ला क्लिनिक लोगों के समर्पित किए जा रहे हैं, ताकि रंगला पंजाब की जो हमारी नीति है, जो रंगला पंजाब बनाने का हमारा सपना है, उसमें सेहतमंद पंजाब भी शामिल रहे। मुफ्त दवाई मुफ्त इलाज निखर रहा पंजाब। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जनसंघर्ष मोर्चा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के कार्मिकों की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में तहसील में घेराव और प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित ज्ञापन एसडीएम विकासनगर को सौंपा गया। 5 में ये नई पेंशन योजना लागू की गई थी। एक तरह से कर्मचारियों को झुंझुना थमा दिया गया था, जिसके तहत वो एक कर्मचारी जो 30-35 साल 40 साल की सर्विस करता है उसे 1000-1500 रुपये बामुश्किल मिलते हैं। तो ऐसे में बताइए, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। उनको छलने का काम ये सरकार ने उस समय किया था। हमारा इसमें यही कहना है कि जो कर्मचारी है वो अपना सम्मानपूर्वक जीवन जिए, अपना परिवार का गुजर बसर करे, तो उसको पुरानी जो पेंशन लगातार चली आ रही थी वो लागू होनी चाहिए, जिससे उसको सम्मान मिले। उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल साल 2015 में भर्ती हुए दरोगाओं में से 20 दरोगा संदिग्ध माने गए हैं और इस लिहाज से अब पुलिस मुख्यालय की तरफ से ऐसे 20 दरोगा को निलंबित करने की तैयारी चल रही है। पुलिस मुख्यालय स्तर पर सभी जिलों के कप्तानों को इन दरोगा के नाम भेजकर इन्हें निलंबित करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि दरोगा भर्ती 2015 पर पहले भी काफी सवाल उठ रहे थे और इसमें पेपर लीक होने की बात भी कही गई थी। ऐसे में इस पूरे मामले की जांच विजिलेंस द्वारा की गई थी। जांच के बाद इसमें भर्ती हुए 20 दरोगाओं की भूमिका को संदिग्ध माना गया और ऐसे में इन सभी 20 दरोगा को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। विजिलेंस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, तो विजिलेंस की तरफ से जिसमें भी इन्वेस्टिगेशन में जिसको भी अपना संदिग्ध पाया जा रहा है, करीब 20 लोग हैं, उनको प्रमा पेशिया इन्वेस्टिगेशन में जो आने का तथ्य तो रखते हुए डीजी साहब ने ये निर्देश दिए हुए कि इनको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक निलंबित किया जाए। राज्य सरकार विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को बिल लेने के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से बिल लाओ इनाम पाओ योजना चलाई जा रही है और इसी के चलते वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा राज्य कर मुख्यालय में इस योजना के द्वितीय लकी ड्रॉ की घोषणा की गई। लकी ड्रॉ में 1 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक की अवधि में की गई खरीद पर अपलोड किए गए कुल 9158 बिलों को शामिल किया गया है। 1500 लोगों को हम लोग यहाँ पुरस्कृत कर रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि लोगों में उत्साह भी बढ़ रहा है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें थोड़ा सा और वस्तुएं भी बढ़ाएं ताकि उपभोक्ताओं के अंदर और भी थोड़ा जागरूकता बढ़े। और उम्मीद कर रहे हैं कि ये जिस प्रकार से हमारा ये स्कीम हमने लागू की है और कई जगह लोगों ने इसकी प्रशंसा भी की है, तो मैं अपने विभाग का भी धन्यवाद कर रहा हूँ। और आपने देखा कि जिस पारदर्शी तरीके से ये ड्रॉ हम लोग यहाँ कर रहे हैं ताकि किसी को इस प्रकार की कोई शिकायत ना मिले, और जिन लोगों के इस लकी ड्रॉ में नाम आ रहे हैं तो हमारे यहाँ जो समिति है यानी चयन टीम है वो पहले उनकी सत्यापन करेगी और उसके बाद फिर उनको हम लोग फिर यहाँ इनाम देंगे। जोशीमठ में आई आपदा को लेकर अब टिहरी झील के आसपास रहने वाले गांव के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है।
42 वर्ग किलोमीटर तक फैली एशिया की सबसे बड़ी टिहरी बांध की झील के कारण रौलाकोट गांव से जमीनों में भारी मात्रा में भूस्खलन हो रहा है और रौलाकोट गांव के नीचे दिन प्रतिदिन भूस्खलन होने से गांव के मकानों में दरार पड़ रही है, जिससे मकान कभी भी भूस्खलित हो सकते हैं और भूस्खलन की जद में आ सकते हैं। भूस्खलन के कारण गांव के लोग डरे सहमे हैं। तो हमने एक रिपोर्ट जनता के कहने पे हमने जून जुलाई में एक रिपोर्ट सबमिट की थी जनता को। वहाँ के जो संघर्षरत जो छात्र थे उन्होंने गवर्नमेंट को पहुँचाई। गवर्नमेंट ने फिर एक दल वहाँ भेजा, उन्होंने भी जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन किया। कमोबेश ऐसी ही रिपोर्ट उन्होंने, ऐसी ही रिकमेंडेशन उनकी भी थी, लेकिन तब से कुछ हुआ नहीं। आज स्थिति ये है कि सारा जोशीमठ का ज़्यादातर हिस्सा नीचे जा रहा है। कोई भी ये कहने की स्थिति नहीं है कि वो बच जाएगा। जो हमारी जॉइंट एक्सपर्ट कमेटी है वो इस माह ही हम लोग जनवरी में ही हम 2-3 गांव का भी हमें उसका निरीक्षण कराना है, तो उसी संबंध में हम इस गांव को भी उसमें हम सम्मिलित कर रहे हैं। तो हम लोग उसको जल्द ही उसका हम निरीक्षण करवा लेंगे जेईसी के माध्यम से, सो दैट कि ये पता चल जाए कि ये रिजर्वायर के कारण है या फिर किसी और कारण से। देहरादून के छिद्दरवाला में ओडेश्वर मंदिर के पास नदी में एक युवक डूब गया, जिसकी लाश को एसडीआरएफ ने बरामद किया। दरअसल एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया था कि छिद्दरवाला में एक युवक ओडेश्वर मंदिर के पास नहाते समय सोंग नदी में डूब गया, जिसकी सर्चिंग के लिए एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है। सूचना पर एसडीआरएफ टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर मालूम किया कि युवक अपने 4 दोस्तों के साथ नदी में घूमने गए थे, जो कि लाल तप्पड़ स्थित गुडविल कंपनी में काम करते थे। नहाते समय युवक का संतुलन बिगड़ने से नदी में गिर गया और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। एसडीआरएफ फ्लड टीम ने डीप डाइवर्स ने संभावित स्थानों पर गहन सर्चिंग की गई, लेकिन युवक का कुछ पता नहीं चल पाया। फिर से एसडीआरएफ टीम ने घटनास्थल के आसपास सर्च ऑपरेशन शुरू किया। गहन सर्चिंग के दौरान एसडीआरएफ टीम ने डूबे हुए युवक का शव बरामद कर सिविल पुलिस के सुपुर्द कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर नगर क्षेत्र में मोबाइल लूट झपट्टा मारी की घटनाओं को रोकने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह और क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा के आदेश पर एक टीम का गठन किया गया, जिसमें एसओजी और पुलिस टीम को संयुक्त रूप से लगभग लगाया गया। कोतवाली क्षेत्र में लंबे समय से मोबाइल झपटमारी की सूचनाएं मिल रही थी। इसी क्रम में एक टीम का गठन काशीपुर थाने से किया गया। एसएचओ काशीपुर टीम को लीड कर रहे थे और साथ में कटोराताल चौकी इंचार्ज, बांसपुरा चौकी इंचार्ज और एसओजी प्रभारी, इस पूरी टीम ने काम करते हुए इसमें 4 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 24 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। ये सभी मोबाइल फ़ोन अक्सर संडे मार्केट, लोकल मार्केट और आवास विकास, गिरीताल और जसपुर कुर्द, जहाँ शाम के समय लोग टहलते हैं या अकेले मतलब महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग लोग निकलते हैं, वहाँ पर ये झपटमारी की घटनाएं की गई थी। कुल 5 मुकदमे इसमें पंजीकृत हैं, क्योंकि 3 काशीपुर थाने में हैं और 2 ITI थाने में दर्ज हैं। तो इसके आधार पर इन युवकों को अरेस्ट किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जाए। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है। मौसम विभाग की माने तो 18 जनवरी से बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिलों में मौसम बदल सकता है। बदले मौसम के मिजाज का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभय कैतुरा ने। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद उत्तराखंड में मौसम अपना मिजाज बदल चुका है। मौसम विभाग के हिसाब से सीधे तौर पर कहें तो 17 तारीख तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन 18 तारीख से एक बार फिर उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं हैं। खासतौर पर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और या फिर नैनीताल की जो ऊंचाई वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं, पिथौरागढ़ के जो ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर बर्फबारी होने की पूरी संभावनाएं हैं। जो बारिश होगी, बर्फबारी पड़ेगी, उसके बाद ये कह सकते हैं कि जो मौसम में जो तापमान में जो गिरावट आएगी, उसके चलते ठंड और यहाँ पर बढ़ सकती है। अभी ये कहें कि उत्तराखंड में जिस प्रकार का मौसम है, तो ऐसे में तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरा लगातार छाया हुआ है। धुंध और कोहरे की वजह से कह सकते हैं कई जो जनजीवन वो प्रभावित भी नज़र आ रहा है।
और जो ठिठुरन है उस ठिठुरन के चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक सभी ठंड से ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 से 72 घंटे उत्तराखंड में जो शीतलहर के चलते या कोहरे के चलते जो मैदानी जो क्षेत्र होंगे उनके लिए येलो अलर्ट भी बाकायदा यहाँ पर जारी किया गया है। उत्तराखंड में लगातार मौसम परिवर्तन के साथ साथ जो मौसम का बदला हुआ मिजाज है उससे आम जनता काफी प्रभावित नजर आ रही है। और ये कहें कि उत्तराखंड में आने वाले 48 घंटे के बाद जो मौसम परिवर्तन होगा तो ऊंचाई वाली जगहों पर एक बार फिर बारिश और बर्फबारी की पूरी संभावना है, जिसके चलते उत्तराखंड में ठंड और बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी या जो अनुमान है वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड सहित ये कह सकते हैं कि जो आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर अभी भी धूप नहीं खिली हुई है, बल्कि बादल छाए हुए हैं, जिसके चलते ठंड और बढ़ रही है। कैमरामैन हसना साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। और देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।